दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। हमारे सामने सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर बीए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, और आज का जो हमारा मौजू है वो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज़म बरखा रुत। और ये नज़म दूसरे भी कई यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है, और साथ साथ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की एक अहम नज़म है। आज हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से नज़म की तशरीह की जाती है, और एक नए तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अपना ये फरीज़ा अदा करें और रेजोल्यूशन बढ़ाकर देखें ताकि आपको टेक्स्ट क्लियर नज़र आए। आज मैं एक नए अंदाज से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये है रेख्ता रेख्ता और उर्दू। रेख्ता.com एक हमारी उर्दू की साइट है जो विजय सराफ साहब ने बनाई है। बहुत बड़ी उर्दू की साइट है। इस पे उर्दू की बहुत सी किताबें जो हैं लगा दी गई हैं, और हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इससे बहुत कम वाकिफ़ हैं। आप इस साइट पे जाएं, इस पे सर्च करें, इस पे किताबें देखें, अपनी मनपसंद की किताबें देखें, और साथ साथ आप इसमें बहुत से शोरा की, सैकड़ों की तादाद में शोरा का कलाम जो है वो लाइव जाकर पढ़ सकते हैं। और न सिर्फ उर्दू में पढ़ सकते हैं, बल्कि अगर आप उर्दू नहीं पढ़ते हैं, आप इंग्लिश में उसको समझ सकते हैं। रोमन में मिलेगा और हिंदी में मिलेगा। और फिर उसके बाद आसानी है कि पढ़ते पढ़ते अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें कोई मुश्किल लफ्ज़ सामने आ जाए तो हम उसके माने नहीं आते हैं, तो हम बोर हो जाते हैं और हमें लुत्फ पूरी तरीके से नहीं आता है, या हम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। यहाँ पर आपको सिर्फ लफ्ज़ के ऊपर जाके क्लिक करना है और उसका माने, उसका मफहूम आपको नज़र आ जाएगा। ये मैं आपको आगे बताता हूँ जब हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसका यह है कि इसमें आपको लुगत मिलेंगी और दूसरी किताबें जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। अब इसको अपनी जो है डिक्शनरी का जो है अपने बुक मार्क का इसको आप टारगेट बना सकते हैं। और जिससे पहले कि हम मौलाना हाली की नज़म बरखा रुत पे आएँ, थोड़ा सा मैं हाली के हवाले से और उसकी नज़म के हवाले से बहुत मुख्तसर सा, कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की गज़लियात आपने सेमेस्टर 1 में 5 पढ़ी हैं, लेकिन हाली गज़ल के इतने हक़ में नहीं थे। इब्तिदा में उसने गज़लें ज़रूर लिखी हैं। मौलाना हाली उन लोगों में से हैं, उन अदीबों में से हैं जिन्होंने नज़म की बुनियाद रखी। 1961 में मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इस्माइल मराठी और कर्नल हायराइड ने मिलकर लाहौर में जदीद नज़म की बुनियाद रखी। और ये लोग ये समझते थे कि गज़ल में जो है फरसुदा किस्म के मज़ामीन हैं, क्योंकि गज़ल में बातों में तरतीब नहीं होती, तसलसल नहीं होता, और गज़ल में आप किसी को कोई ख़ास बात नहीं समझा सकते। अगरचे कि गज़ल के एक शेर में एक अपना फ़न होता है, उसमें एक पूरी मुकम्मल बात की जाती है, लेकिन नज़्म शायरी की एक ख़ास बात है कि जब आप किसी मौजू पर नज़म लिखेंगे तो आप एक पूरा मैसेज भेज देंगे उस नज़म के थ्रू पढ़ने वाले और सुनने वाले तक। तो ये इन लोगों की ख्वाहिश थी कि इस तरीके का कुछ इंतज़ाम किया जाए ताकि शोरा जो है इस्लाही शायरी करें, और ऐसी शायरी करें जिससे जो है हमारे सामीन और हमारे कारीन तक बात पूरी की पूरी पहुँचे। इन्होंने उस तहरीक के दौरान, जिसको जदीद नज़म की तहरीक भी कहते हैं, मौलाना हाली और इनके रुफ़का ने एक मौजू देना शुरू किया और मौजू के ऊपर आप नज़में लिखकर लाएँ। जैसे ये बरखा रुत भी उसी का हिस्सा है। इसमें किसी ने इस्माइल मराठी ने लिखी थी बरसात की एक रात, शायद आपने किसी क्लास में पढ़ी होगी। इसी तरीके से मुख्तलिफ और लोगों ने बरखा रुत, किसी ने बरखा शाम, इस तरीके से नज़म लिखी। और उसमें ये होता था कि अगर से मज़ामीन की तकरार हो जाती थी आपस में, लेकिन बहुत अच्छी नज़में भी हमारे सामने आईं। इसलिए हम आज भी इसको निसाब में पढ़ते हैं। इसमें मनाजात बेवा हाली की बड़ी मशहूर नज़म हुई, तो उसमें भी सब लोगों ने अपनी अपनी तवा आजमाई की थी। अब नज़म और गज़ल का मुख्तसर फ़र्क ये है कि जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है इस वक्त BA सेमेस्टर सेकंड, BA फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, कि गज़ल में हमने पढ़ा था कि गज़ल का हर शेर एक अकाई होता है, यानी उसका हम माने अलग अलग कर सकते हैं। पहला शेर इश्क हकीकी पे हो सकता है, दूसरा मजाजी पे हो सकता है। नज़म में एक तसलसल है, या आपको मैं मुख्तसर और आसान ये बोलूँ कि नज़म में अगर आप देखेंगे तो वो पूरा एक नस्ली तसलसल होना चाहिए। यानी जिस तरीके से नसर में हम कहानी बयान करते हैं, इस तरीके से नज़्म में भी कहानी आएगी, लेकिन वो वज़न में होगी।
وہ ایک لے میں اور ایک پیرامیٹر میں ہوگی، ایک میٹر کے اندر ہوگی۔ جب آپ نظم کی تشریح کریں تو سب سے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے نثر کرنے کی کوشش کریں، یعنی آپ ایک نظم کو پڑھ کے پورا دیکھیں کہ اس کی کیا معنی ہے، شاید اس میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی درخت پر نظم لکھ لیتا ہے تو وہ بتائے گا کوئی درخت میں اس کا تنا ہے، اس یہ پودا ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کی یہ موٹا کتنا ہے، اس کے پیڑ کیسے ہے، اس کے پتے کیسے ہیں، اس کے پھل کون سے ہیں، اس کا سایہ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ بیان کرے گا اور آپ وہ سب چیزیں ملا کر اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے، اور جب ہم حالی کی نظر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بات ادھر اور ادھر کی جائے، ایک تسلسل بنا رہتا ہے، اور آپ کو اس میں دھیان رکھنا ہے کہ برکھا رود، برکھا ہندی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بارش، رود کے بارش کا جو ماحول ہے وہ ہے اس نظم میں، کہ بارش کا جب ماحول بنتا ہے گرمی کے موسم میں، وہ تصور آپ نے آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے، اور پھر شعر کی آپ تشریح کریں گے۔ کوئی مشکل لفظ آئے گا وہ ہم دیکھ لیں گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ریختہ سے اس کو جا کر کیسے دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے کہ گرمی کی تپش بجھانے والی، اب کیا ہے، بارش کیا کرتے ہیں، گرمی، شدید گرمی میں آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو ہر کوئی بڑا خوش ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے اور تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے، تھوڑا سا سکون مل جائے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ کو کہ بارش کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی۔ اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کو ایگزام میں نظم آئے گی، کیونکہ پہلی بار آپ جا رہے ہیں، اس طریقے سے غزلیں آپ نے پڑھی پہلے، نظم جب بھی آئے گی تو نظم کے ایک ایک شعر کی آپ کو الگ الگ تشریح نہیں کرنی ہے، اور نظم کا ایک شعر نہیں آیا ہوگا۔ نظم کے غزل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک غزل سے ایک شعر ڈال دیا، دوسری سے دوسرا ڈال دیا، تیسری سے تیسرا ڈال دیا۔ نظم میں آپ کے ہاں ایسا نہیں آئے گا، آپ کو 2 نظمیں آ سکتی ہیں، وہ پورا اقتباس آئے گا، 5-6 شعر ہو سکتے ہیں، 10 مصرے ہو سکتے ہیں، 6 مصرے ہو سکتے ہیں، اور ان کی تشریح آپ کو ایک ساتھ کرنی ہے، اور نظم کے پورے پس منظر کے ساتھ۔ وہ ہم کسی اور بتائیں گے آپ کو کہ پس منظر کیسے لکھنا ہے، حوالہ کیسا لکھنا ہے، شاعر کا حوالہ کیسے دینا ہے، سبق کا حوالہ کیسے دینا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیپر میں آیا ہوتا ہے کہ بھائی اسباق کے حوالہ سے، یعنی شاعر کا حوالہ دیتے ہوئے اور سبق کے حوالے کے ساتھ آپ اس کی تشریح کریں، لیکن آپ فی الحال ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ کو اس کی تشریح ایک ساتھ کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں، گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، یعنی جب بارش آتی ہے تو سردی کا پیام، سردی کا پیغام، سردی کی خبر لانے والی، قدرت کے عجائبات کی کان، عجائبات ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں دنیا کے 7 عجوبے، ونڈر آف 7 ونڈر آف ورلڈ، عجائبات، حیران کرنے والی چیزیں، قدرت کے عجائبات کی کان ہے، یہ وہاں کی ایک کان ہے، وہاں کی کان ہے، وہاں سے آتی ہے، قدرت اس کو بساتی ہے۔ عارف کے لیے کتاب عرفاں، ایک روحانی انسان کے لیے عارف، ایک روحانی انسان کے لیے یہ ایک عرفان کی کتاب ہے، روحانی ایک کتاب ہے، کتاب عرفان۔ اگر ہم اس کو میننگ دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب عرفان کے اوپر کلک کیا، آپ دیکھیں یہ میننگ سرچ کر رہا ہے، یہ آگیا بک آف انلائٹنمنٹ، اس نے انگلش میں لکھا ہے، ہندی آپ پڑھ سکتے ہیں، مجھے ہندی نہیں آتی ہے، اور اگر اس کا تلفظ دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہاں کلک کرنا ہے، آپ دیکھیں یہ بھی آ جائے گا، کتاب عرفاں، کتاب عرفان ہے پورا تلفظ۔ اگر آپ کو کچھ شک ہوتا ہے تو آپ یہاں سے اپنا تلفظ دیکھ کر ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جو عارف ہے اس کو یہ انلائٹنڈ کتاب ہے، اگر ہم اسی حوالے سے تشریح کریں میں، روشنی دینے والی کتاب ہے۔ عارف جو اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ قدرت کچھ کام کر رہی ہے، جو سمجھتا ہے کہ قدرت ہے، کیا بارش آتی ہے تو وہ اس کو یہ روشنی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہے۔ یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اب چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ وہ شاخ و درخت کی جوانی، یہ دیکھیں، وہ شاخ و درخت کی جوانی، شاخ، درختوں پہ جو شاخیں ہوتی ہیں ان کی جوانی کے برسات ہوتی ہے تو ان میں تر و تازگی بنی رہتی ہے، یعنی ان کو تر و تازگی دیتی ہے۔ وہ مور و ملخ کی زندگانی، مور اور ملخ جو ہے اس کے آپ دیکھوں میں آپ کو معنی دکھاتا ہوں اور تلفظ بھی دکھاتا ہوں۔ ملخ بولتے ہیں چونٹی کو، مکھی کیڑی کو، اور مور آپ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا تلفظ، مور و ملخ، مور و ملخ، کہ مور و ملخ کی جو ہے وہ زندگانی ہے، کیڑی چونٹیوں موروں کو جو ہے وہ زندگانی عطا کرنے والی ہے۔ آپ نے زندگانی کیوں عطا کرنے والی ہے، آپ نے اگر شدید گرمی میں محسوس کیا ہوگا کہ جو یہ چھوٹے موٹے سیکٹس ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ناڈال ہو چکے ہوتے ہیں اور مر چکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ
मच्छर जो है वो गर्मी में होता है, लेकिन जब शदीद गर्मी होती है तो मच्छर बिल्कुल नहीं होता, वो मर चुका होता है। अब थोड़ी बरसात लगती है, उसके बाद अब थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फिर जाके कहीं ये आपको नजर आते हैं। तो इन सब को जिंदगानी अता करने वाली है, वो सारे बरस की जान बरसात, वो कौन खुदा की शान बरसात की, वो सब पूरे जो है सबको जान देने वाली है, वो पूरे साल को जानता है, वो सारे बरस की। अब देखिए कितनी जबरदस्त चीज़ लिखी कि वो पूरे सालों को जान देने वाली है। मतलब अगर बारिश ना हो तो पूरा साल डेड हो जाता है, काश्त नहीं होती, फसलें नहीं होती, तो पूरे साल को जो है वो जिंदगी बख्शने वाली है। वो कौन खुदा की शान, और वो खुदा की तरफ से दी गई एक शान है जो बरसात जिसको हम कहते हैं। आई है बहुत दुआओं के बाद, वो सैकड़ों इल्तिजाओं के बाद। आप देखिए कि बारिश तो आई है, गर्मी का मौसम है, हाली पानीपत में रहते थे, गर्मी और दिल्ली में रहते थे, फिर पंजाब लाहौर में रहते थे। तो अगर ये वहाँ पर भी लिखी है तो गर्मी का मौसम है, तो लोग एक इंतज़ाम करते हैं आज भी, और तब भी तो ज़्यादा किया करते थे कि दुआ करते थे अल्लाह ताला के हुजूर कि बारिश अता की जाए, जब बारिश नहीं होती थी। तो हाल ही वही लिख रहे हैं, काफ़ी दुआओं और इल्तिजाओं के बाद ये आई है। अब आगे क्या करती है आने के बाद वो देखेंगे। वो आई तो आई जान में जान, वो आई तो आई, यानी वो आई मीन्स बारिश आई, तो फिर जान में जान आई, यानी जो हम जिंदा थे तो हमारी जान आई, हम तंदुरुस्त हो गए। जैसे कि हम गर्मी के मौसम में नडाल हुए होते हैं, सुस्त हुए होते हैं, तो उसके आने से हम तरो ताज़ा हो जाते हैं। सब थे कोई दिन के वरना मेहमान, तो अगर ये ना आती तो सारे कुछ दिन के मेहमान थे, सब ने चल बसना था, मौलाना हलीफ कहते हैं। और गर्मी से तड़प रहे थे जानदार, जानदार तो जान वाले, सारे गर्मी से तड़प रहे थे। और धूप में तप रहे थे कौसार, कौसार हुआ पहाड़, कि पहाड़ जो थे वो धूप में तप रहे थे, और जानदार सारे जो है वो तड़प रहे थे। बुबल से सवा था रेग सहरा, और खोल रहा था आब दरिया, आब दरिया पानी का दरिया। बुबल आप देख लें, आपको मैं मीनिंग दिखा देता हूँ, ये भी रेत और इसके लिए बोलते हैं बुबल, है नी, रेत भोर। अब देखें कि तलफ़ुज़ भूबल भूबल, भूबल है हिंदी का लफ्ज़ है कि भूबल से सवा था रेग सहरा। रेग भी रेत को बोलते हैं, सहरा आप समझते हैं जहाँ पर पानी कुछ ना हो, रेत ही रेत हो। वो ये सारा उबल रहा था, पानी दरिया का जो है वो उबल रहा था। और अब आपके लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ आएंगी कि सांडे थे बिलों में मुंह छुपाए। सांडे आपने देखे होंगे, बिल्कुल हमारे रोज़मर्रा बातें हैं कि वो अपने बिलों में, अपने सुराखों में मुंह छुपा के बैठे हुए थे। और हाँप रखे थे चार पाए, चार पाए भी चार पैरों वाला कीड़ा होता है, आपने देखे होंगे कि वो हाँप रहे थे, हाँपते जैसे जब उनका पेट, अब सांस से वो लेते हैं, बार बार तेज़ी से उनकी सांस चलती है तो हाँपते हैं। इसमें हाँपते हुए आपने गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब चीज़ें देखी होंगी। थी लोमड़ियां जबान नकाले, और लू से हिरन हुए थे काले। अब लोमड़ी जो थी वो भी जुबान निकाले हुई, यानी उसकी जुबान से मुराद जो जीभ थी वो लटक रही थी। आपने कुत्ते को अक्सर देखा होगा, लोमड़ी शायद आपने ना देखी हो, कि वो गर्मी के मौसम में पूरी तरीके से अपनी जुबान बाहर निकाल लेता है। लू से, गर्मी की लू से जो हिरन भी काले पड़ चुके थे। और चीतों को ना थी शिकार की सुध, चीता होता टाइगर, चीता, चीतों को थी ना उनको शिकार की सुध नहीं थी, उनको शिकार की हिम्मत ही नहीं थी। और हिरनों को ना थी कतार की सुध, हिरन जो है कतार में चलते हैं, उनको इसकी भी कुछ समझ और सुध नहीं थी। वो गर्मी की वजह से वो सब नाडाल सुस्त पड़ चुके थे शेर पड़े कछार में सुस्त। और जो शेर था, शेर कहाँ रहता है, कछार में बैठता है, लेकिन वहां बड़ा चाको चौबंद होता है। जब उसको पता चलता है कि कहीं उसका शिकार है, और फौरन एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये कहता है नहीं, बारिश की वजह से वो सुस्त पड़ चुके थे, नडाल हो चुके थे। घड़ियाल थे रूद बार में सुस्त, और जितने घड़ियाल थे, रूद बार होकर उसकी जो बजने में, घड़ियाल आप समझते हैं बजने की चीज, कि वो भी उसमें नहीं बज रहे थे, वो भी अपने बजने में सुस्त पड़ चुके थे, अच्छी तरीके से उनकी आवाजें नहीं आ रही थीं। और ढोरों का हुआ था हाल पतला, ढोर हो गया कि चराने वाले, है नहीं, ढोरों जैसे जिसमें गाय, भैंस, कैटल, बकरी। ढोरों का हुआ था हाल पतला, बैलों ने दिया था ढाल कंधा। बैल, जो हमारे बैल होते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में दान कहते हैं,
کہ भाई वो उन्होंने अपना कंधा नीचे डाल दिया था। कंधा से मुराद ये हुई कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो है वो अपने आप को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, या जब हल चलते हैं तो वो अपना कंधा डाल देते हैं और फिर उनको मालिश करते हैं जो उनके मालिक होते हैं। और भैंसों के लहू न था बदन में, भैंस बफेलो जिसको हम कहते हैं, उनके बदन में लहू नहीं था, कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि बारिश नहीं थी, बाहर घास हरियाली अच्छी नहीं थी, तो जिसकी वजह से वो भी कमज़ोर हो चुकी थी। और दूध न था गौ के थन में, गौ की गाय, गाय के थन में दूध भी नहीं था क्योंकि बारिश की वजह से ये सब चीजें सूख चुकी थी। घोड़ों का छुटा था घास दाना, और जो घोड़े थे उनका घास दाना छूट चुका था। हालांकि घोड़े के लिए ये कहता है कि वो कभी भी सैर नहीं होता है, यानी उसको कभी भी तसल्ली नहीं आती है खा के, वो थोड़ी देर के बाद जो है फिर तैयार हो जाता है खाने के बाद। लेकिन ये कहता है कि गर्मी की वजह से उसका घास दाना छूट चुका था, उसको सुध ही नहीं थी। अब देखिए सारे पहले उन्होंने हाल ही ने इस नज़म में बरसात की अहमियत बताई, फिर बताई कि ये जो चरिंद परिंद हैं ये, और अब माल मवेशी का जिक्र कर रहा है। था प्यास का उन पे ताजियाना, ताजियाना आमतौर पे होते हैं कि जो हम कैदी के लिए होता है हमारे यहाँ मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर घोड़ों को जो प्यास थी ये था कि वो प्यास की वजह से इतने सुस्त पड़ चुके थे, उनको प्यास की सजा मिल रही थी, आप कह सकते हैं। गर्मी का लगा हुआ था भभुक्का, और अंश निकल रहा था सबका। अब भभक्का ये भी हिंदी का लफ्ज है कि गर्म बाप, यानी जो भाप लग रही थी, जैसे हमें लू लगती है कभी गर्मी में। और अंश, अंश भी देख लीजिए, अंश यानी कि ताकत सकत हिम्मत, ताकत सकत हिम्मत उनमें नहीं थी। गर्मी का लगा हुआ था बबक्का, सबको गर्मी की लू लगी हुई थी, गर्म भाप लगी हुई थी, और अंश सबकी ताकत जो थी वो निकल चुकी थी। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि गर्मी की हालत में इंसान भी पूरा नाडाल हो जाता है। अगर कभी हम दिन को घर में पहुंचते हैं गर्मी में तो पूरे सुस्त हो चुके होते हैं, और जब कहीं तरोताज़ा पानी पी लें थोड़ा सा होशियार हो जाते हैं। और फिर अगर आप रोज़ों की मिसाल ले लो तो दिन पूरे दोपहर से लेकर गर्मी के दौर में इंसान पूरा जो है कमज़ोर हो जाता है, ज़यीफ़ हो जाता है, लागर हो जाता है। और तूफान थे आंधियों के भरपा, उठता था भूगोले पे भूगोला, भूगोले पे भूगोला। अब क्या है, अब देखिए वो पूरा एक समा बांधते हुए आ रहे हैं कि जब फिर शदीद गर्मी पड़ती है तो कई बार तूफान उठता है, हवाएं आती हैं, लेकिन बरसात नहीं होती। तूफान थे आंधियों के बर्फा, आंधियां चल रही थी, हवाएं चल रही थी, और एक भगोले पर दूसरा भगोला उठ रहा था, यानी गिरदो गबार उठ रहा था। एक जा रहा था, दूसरा आ रहा था। आ रहे थे बदन पे लौ के चलते, आ रहा होता है लकड़ काटने का, लेकिन यहाँ पर लोहो के चलते, लू, जो गर्मी की लू होती है वो ऐसे चल रही थी जैसे कि बदन पे कोई आरा चला रहा है, यानी उसकी शिद्दत को इस तरीके से हाली ने बयान किया है। शोले थे जमीन से निकलते, और जमीन से शोले निकल रहे थे जैसे आग के शोले जमीन से निकल रहे हों। थी आग का दे रही हवा काम, था आग का नाम मुफ्त बदनाम। अब देखिए ये शेर क्या कमाल का शेर कहा है कि भाई आग का जो काम था वो हवा कर रही थी, जो आग का काम है वो हवा कर रही थी। कैसे? चूंकि हवा जो आ रही थी तो वो इतनी गर्म थी, ऐसे लगता था कि जैसे आग है, और ये हम सब ने महसूस करके देखा है, ये हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। था आग का नाम मुफ्त बदनाम, और वहां पे आग का नाम तो ऐसे ही बदनाम था, आग तो दिखी नहीं थी कहीं पे, हवा ही आग का काम कर रही थी। और रास्तों रस्तों में सवार और पैदल सब धूप के हाथ से थे बेकल, कि चाहे रस्तों में कोई सवार हो, गाड़ी में हो, घोड़े पे हो, या पैदल चल रहा हो, धूप की वजह से सब बेकल हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। अब बेकल के माने में हम देख लें, एग्जैक्ट माने ये क्या बता रहे हैं कि रेस्टलेस, बेआराम हो चुके थे, कि बेआराम हो चुके थे। घोड़ों के ना आगे उठते थे पाँव, मिलती थी कहीं जो रूख के छाऊं, कि घोड़े अगर कहीं चल रहे थे, उनके ऊपर सवार थे, उनके पाँव ही आगे नहीं उठते थे। कब? जब उन्हें थोड़ी सी रूखी सूखी छां भी मिल जाती थी, साया मिल जाता था। रूखी छां के भाई कोई ऐसा दरख्त जिसमें ज्यादा तो पत्ते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी उसका साया है, तो घोड़ा वहां रुक जाता था अपनी सांस लेने के लिए। और थी सबकी नगाह सुए अफलाक, पानी की जगह बरसती थी आग। अफलाक व फलक की जमा, आसमान की जमा। ये सारा मंजर देखा, सब जो है वो आसमान की तरफ देख रहे थे कि या खुदा बारिश अता कर, और पानी की जगह बरसती थी खाक, और जहां
پانی ہونا چاہیے تھا وہاں خاک برس رہی تھی، یعنی دھول اور مٹی برس رہی تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب شدید سوکھا پڑ جاتا ہے تو بارشیں بند ہو جاتی ہیں، تو ایسا منظر ہمارے سامنے آتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے اس نظم میں جہاں تک معنی یا تشریح کے حوالے سے بات کریں. صرف نظم کیسی ہوتی ہے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ایک نظم میں ایک موضوع کو ہی بیان کیا جاتا ہے، اور جتنا شاعر تفصیل سے بیان کرے گا، جتنی چھوٹی چھوٹی باتیں شاعر اس میں بتا پائے گا، اتنا کامیاب شاعر مانا جائے گا. اور اس نظم میں حالی نے برکھا رت جو بارش اپنا ماحول بناتی ہے آنے کا، اور گرمی کے سمے میں بارش کی جو ضرورت ہوتی ہے اور جو جاندار چیزیں ہیں ان پہ کیا کیا بیت جاتی ہے، حالی نے کوئی ایسی چیز واقعی نہیں چھوڑی ہے. اور بہترین منظر کشی اور میں کہتا ہوں کہ نقشہ کھینچا ہے حالی نے، اور ہمارے سامنے ایک پوری تصویر آ جاتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ بارش ہو اور ہر کوئی آرام سے رہے. یہ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تھی، مسدس ہم نے پڑھ لی. ہمارے دو شاعر کمپلیٹ ہو گئے، علامہ اقبال اور مولانا الطاف حسین حالی. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کا اچھا مطالعہ کریں گے. اپنے دوستوں میں آپ ضرور شیئر کریے گا. آپ کے کمنٹ میرے لیے حوصلہ دیتے ہیں، لہٰذا یوٹیوب پہ جب آپ اس کو دیکھیں تو ضرور اپنے کمنٹس کریں. جو چیز آپ کو سمجھ آئے وہ بھی آپ لکھیں، اور جو نہ آئے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا دھیان رکھیے گا. خدا حافظ.